बहुचर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में दुर्ग के प्रोफेसर डीसी अग्रवाल जी ने पहले कंटेस्टेंट बने हैं। आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है केबीसी में और उसके पहले कंटेस्टेंट रहे हैं डीसी अग्रवाल जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि पूरा केबीसी में जिस तरह का इनका सफ़र रहा है वहाँ जाने तक का वो किस तरह का रहा है। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है हमारे इंडियन न्यूज़ में। आप ये बताएंगे कि किस तरह का ये सफ़र रहा है आपका केबीसी तक जाने का। एक्चुअल में केबीसी की शुरुआत 3 जुलाई 2000 को हुई थी। मैं उस समय जानता नहीं था केबीसी क्या है, लेकिन एक महीने बाद अचानक मैंने टीवी खोला तो मैंने देखा केबीसी जैसा एक प्रोग्राम आ रहा है और उसको होस्ट अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। मैं जब बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन उस समय से रहा हूँ। मैं अपने गांव से 70-80 किलोमीटर दूर उनकी फिल्में साइकिल में देख के चला जाता था। घर वालों को बिना बताए चला जाता था तो खूब मार भी पड़ती थी मेरे को। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और कॉलेज में आया, तो कॉलेज में जब आया तो पिथौरा नाम की हमारी जगह, वहाँ से मैं रायपुर पढ़ने के लिए आया। तो 1977-78 में उनकी मुकद्दर का सिकंदर एक फ़िल्म रिलीज़ हुई। मैं 10 रुपये पॉकेट में लेके वो पिक्चर देखने गया। हम बहुत सामान्य, एक हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। घर वाले बहुत कम पैसे मुझको देते थे जिससे मुझको अपनी पढ़ाई करनी रहती थी। तो 10 रुपये भी मेरे लिए मायने रखता था। मैं वो 10 रुपये लेके राज टॉकीज़ में पिक्चर देखने गया। उस 10 रुपये से मेरे को 1 रुपये 60 पैसे की टिकट खरीदनी थी। इंटरवल में कुछ खाना भी था, अपनी साइकिल स्टैंड में भी रखनी थी और बचे पैसों से रात में खाना खा के मुझको अपने घर वापस भी जाना था। उस दिन इतनी भीड़ थी कि हाहाकार मचा हुआ था। पुलिस वाले बहुत सारे थे। मैं कैसे भी करके लाइन में आगे बढ़ता हुआ विंडो तक पहुंचा तो वहाँ इतनी भीड़ के कारण किसी ने मेरी पॉकेट मार दी। मेरे पैसे 10 रुपये गायब हो गए। कुछ और सोच पाता, भीड़ टूट पड़ी, मेरे ऊपर भीड़ गिरी, कुछ डंडे चले, मैं ज़मीन पे गिरा, मेरे को माथे पे चोट भी आई। मैंने बच्चन साहब को ये कहानी सुनाई। तो जब वो मुझको चोट लगी तो मेरे को अंदरूनी तकलीफ़ हुई कि मैं अब इस फिल्म को नहीं देखूँगा, कभी भी नहीं देखूँगा। और इस नायक को देखने के लिए मेरे को इतनी जिल्लत उठानी पड़ी है, मैं इस फिल्म को नहीं देखूँगा। और अगर कभी देखा भी तो इस फिल्म के हीरो के साथ ही बैठ के देखूँगा। ये मेरा प्रण था और ये 10 रुपये की अपनी उधारी उससे कभी ना कभी वसूल करूँगा। अब आप सोचिए कैसे पॉसिबल होगा। 1978 में एक व्यक्ति ने प्रण किया, वो बच्चन साहब जैसे हीरो से कैसे मुलाकात करेगा और अपनी बात कैसे रखेगा। तो जब ये केबीसी आया तो मेरे अंदर ये चीज़ आ गई कि ये रास्ता मेरे लिए खुला है। मैं अगर जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी करूँगा तो केबीसी के सीट पे पहुँच जाऊँगा और वहाँ बच्चन साहब इसको होस्ट करते हैं तो मैं बच्चन साहब से अपनी बात कह लूँगा। तो 21 साल मैंने उसी प्रतीक्षा में और उसी लगन में गुजार दिए। खूब अपनी तैयारी करता रहा, लगन से जीता रहा मैं केबीसी को। मैंने केबीसी को कभी पैसों के लिए नहीं देखा, नहीं तो अभी तक मैं छोड़ देता। मेरे को तो ये था अपनी बात बच्चन साहब से कहनी है। मैं केबीसी वालों को दिखाना चाहता था कि पूरे भारत में ऐसे भी कुछ बंदे हैं, मैं भी एक ऐसा बंदा हूँ जो केबीसी को दिल से चाहता हूँ। मेरी लहू में, मेरी रगों में केबीसी बसता है। आप केबीसी के खेल को क्या क्या समझते हैं? नहीं, केबीसी का खेल बहुत उत्कृष्ट तरीके का है और मुझको तो कई बार लगता है हम केबीसी के साथ नहीं खेलते, केबीसी हमारे साथ खेलता है। केबीसी के पास एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है। वो किसी भी कंटेस्टेंट की बहुत अच्छी स्टडी करते हैं, उसके लायक कैसे क्वेश्चन होने चाहिए ये डालते हैं और उसकी ज़रूरत कितने पैसों की है उस हिसाब से उनको उस स्तर तक लेके जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे अपवाद देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि कंटेस्टेंट की किस्मत और उसकी मेहनत रंग लाती है और वो आखिरी तक 1 करोड़ और 7 करोड़ तक का भी जवाब देते हैं और जीतते हैं वो। तो क्या आप केबीसी को भाग्य का खेल मानते हैं? किस तरह का खेल? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं केबीसी को तो भाग्य का खेल नहीं मानता। मैं तो केबीसी को भरोसे का खेल मानता हूँ। मैं तो केबीसी को लक का नहीं, लगन का खेल मानता हूँ। मैं तो केबीसी को किस्मत का नहीं, किताबों का खेल मानता हूँ। मैं तो केबीसी को तकदीर का नहीं, तजुर्बे का खेल मानता हूँ। मैं तो केबीसी को इस नज़रिए से देखता हूँ कि केबीसी मेहनत का गेम है। लगातार अगर मेहनत की जाए तो जीवन में केबीसी क्या कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेरी तो दीवानगी थी। मैं अगर अपनी कॉपी, पुस्तक, अपने नोट्स दिखाऊंगा तो कोई भी कहेगा, बोले इतने साल तो अगर आप आईएएस वगैरह के लिए तैयारी करते तो कोई बढ़िया आईएएस ऑफिसर बन जाते। लेकिन मुझे जो यहाँ संतुष्टि मिली है वो किसी आईएएस से कम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। मेरे जीवन का एक अध्याय पूर्ण हुआ है। आप केबीसी में पहुंचे और केबीसी की जब हॉट सीट तक पहुंचे तो वहाँ आपने उसकी परिक्रमा करी, उसके बाद आप जाके हॉट सीट पर बैठे। पूरा यह जो हॉट सीट तक का जो सफ़र था उसमें कैसा महसूस करें? अरे आज बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। एक्चुअल में वो मेरे लिए ज्ञान का मंदिर है।
वो केबीसी यानी ज्ञान का मंदिर। मैं केबीसी टीम की, क्रू की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि जिस तरह से वो प्रश्नों का संयोजन करते हैं और हमारे सामने में प्रस्तुत करते हैं, और कभी भी इतने सालों में 20-22 सालों में कभी भी कोई प्रश्न रिपीट नहीं होता, आज तक रिपीट नहीं हुआ है। तो कितना भंडार है उनके सामने में। तो मैं उस ज्ञान के मंदिर में गया था, मुझको लगा था ये ईश्वर की कृपा है कि मैं यहाँ पहुँचा। तो मुझे लगा कि जब भी कोई भक्त अपने मंदिर में ईश्वर के यहाँ जाता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है तो वो मंदिर की परिक्रमा करता है। तो मैंने भी मंदिर की एक परिक्रमा की। जब मैं हॉट सीट तक पहुँच गया, या जब मेरा नाम पुकारा गया कि मैं चयन कर लिया गया हूँ हॉट सीट के लिए, तो मेरे लिए वो बड़े अकल्पनीय क्षण थे। मतलब मुझको खुद को कल्पना नहीं थी कि मैं हॉट सीट के लिए चयनित कर लिया गया हूँ, फर्स्ट कैंडिडेट हूँ। क्योंकि मैं फर्स्ट जो आया था, मेरा पहले वाले में 3 क्वेश्चन थे, उसमें एक में मैं तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे था, उसके बाद तीसरे नंबर पे गया। मेरे सामने में सारे यंगस्टर थे, बहुत सारी लड़कियाँ थी जो यंगस्टर थी, जेंट्स थे, मेरे उम्र का कोई नहीं था उसमें। तो मेरे लिए बहुत अचंभित करने वाली चीज़ थी। ये तो मेरा पक्का विश्वास था कि मैं हॉट सीट तक पहुंचूंगा। ये मैं नहीं जानता था कि मैं फर्स्ट कैंडिडेट होऊंगा कि 5th कैंडिडेट होऊंगा, लेकिन पहुंचूंगा ज़रूर। लेकिन पहला कैंडिडेट मैं चुना गया तो मेरे लिए अविस्मरणीय पल थे। मतलब अदरवाइज़ वो जहाँ पे आपकी सीट है और जहाँ तक हॉट सीट है, उसका मुश्किल से जो फासला है वो 4 मीटर का है। इस 4 मीटर को तय करने में मेरे को 21 साल लग गए। लेकिन जिस ढंग से वो फासला तय हुआ मेरा, वो मेरे लिए बहुत सुखद है और शब्दों से परे है। वो सदी के महानायक के सामने बैठकर एक एक प्रश्न से की तरह आगे बढ़ना, और मतलब जिस तरह से आपने जवाब दिए वो काफ़ी अचंभित करने वाले थे, उनको भी इम्प्रेस किया है आपने। तो जो आप जब सवालों का जवाब दे रहे थे, तो जब महानायक सामने थे तो कैसा अनुभव लग रहा था? मैं आपको सच बताऊं, मेरे को महानायक से कहीं डर नहीं लग रहा था, मुझको डर लग रहा था सवालों से। क्योंकि मैं जानता था मेरा एक गलत जवाब मुझको इस हॉट सीट से अलग कर देगा, और मेरा एक सही जवाब मुझे बच्चन साहब के सामने में बैठने के लिए और आज़ादी देगा। मेरी बात केबीसी और बच्चन साहब और अच्छे से सुनेंगे। तो मुझे कहीं भी ये फील नहीं हुआ। मैं बच्चन साहब के बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने खुल के उनसे बात की, उनका भी बहुत स्नेह मिला। उन्होंने मेरे से भी ऑफ स्किन भी बहुत बातें की मेरे से, और मेरा उत्साहवर्धन किया उन्होंने। लेकिन मुझे कहीं भी बच्चन साहब का डर नहीं था, केवल सवालों का डर लगता था कि हे ईश्वर, कोई ऐसा सवाल मत डाल देना कि मुझसे गलती हो जाए और मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँ। क्योंकि बच्चन साहब से मैं तब तक बात कर सकता हूँ जब तक मैं हॉट सीट पे हूँ। तो मेरी इच्छा थी कि लंबे समय तक मैं हॉट सीट पे बैठा रहूं। इसके लिए मेरी 21 साल की जो मेहनत थी ना, वो ईश्वर ने मुझको वो लौटाई। मेरे अभी इस बार भी मैंने जो क्वेश्चन दिए, उसमें जो बड़े बड़े आंसर जो दिए, मैं अगर वो 5 साल पहले भी मेरे से वो हॉट सीट में मैं जाता तो उन प्रश्नों का जवाब दे सकता था। मैं तो यूँ कहूँगा इन 4-5 सालों में शायद मैंने जो तैयारी की थी उसका तो कहीं अता पता नहीं था। वो तो कहीं ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आया। वो कुछ मतलब जो भी क्वेश्चन आए वो मेरे लिए कोई अभी की तैयारी के नहीं थे, वो बहुत पुरानी तैयारी के थे, जिसके अनुभव के साथ में मैं जिया हुआ था। कुछ ये एपिसोड जो शूट हुआ था तो कुछ अनकट स्टोरी भी होगी जो उस पर नहीं आई थी, ऐसा कुछ वाकया? हाँ, डेफिनेटली बहुत सारी अनकट स्टोरी थी। मेरे से बच्चन साहब ने पूछा 21 साल आपने कैसे अनुभव किया है। मेरे 21 साल की जो केबीसी की मेरी तपस्या थी, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को, उस एहसास को केवल मैंने जिया था, उसको किसी और ने नहीं जिया। तो मैंने बच्चन साहब से इजाज़त चाही कि 4 लाइनों में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा बिल्कुल स्वागत है, आप अपनी बात कहिए। तो मैंने केबीसी के सामने 4 लाइनें कही थी। लहर कितनी मछली किनारों से पूछिए, लहर कितनी मछली किनारों से पूछिए, रुत कितनी ढली सितारों से पूछिए, क्या बताएगी डगर क्या बताएंगे बाराती, दुल्हन कितनी सिसकी कहारों से पूछिए। तो वो दुल्हन की तरह मेरी स्थिति थी, जो केवल कहार जानते थे कि ये कितना रोया है या कितना रोई है। उन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई मुझे। एक चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़, मेरी वाइफ ने वहाँ पे कहा कि ये बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, कभी कभी गुनगुना लेते हैं। तो बच्चन साहब ने पूछा कि आप अपनी पत्नी के लिए गुनगुनाते हैं? मैंने कहा भाई इस उम्र में क्या पत्नी के लिए गुनगुनाऊंगा, मैं तो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी छत्तीसगढ़ महतारी के लिए गुनगुनाता हूँ। तो मैंने उनको 2-4 लाइनें एक छत्तीसगढ़ी गीत की भी सुनाई थी। बटकी में बासी वाली, अगर आप इजाज़त दें तो 2 लाइन सुनाता हूँ। बटकी माँ बासी और चुटकी माँ नून, मैं गावत हूँ ददरिया,
ते हाँ कान दे के सुन हाय चना के दार, हाय चना के दार राजा चना के दार रानी चना के दार, गोंदेली कड़कथे हो ये टूरा पर बुधिया, होटल में भजिया झड़कथे हो। तो ये कुछ और भी मैंने उनको 2-4 लाइनें सुनाई थी। तो यहाँ पे सुनाई छत्तीसगढ़ की काफ़ी हमने चर्चा की थी, लेकिन मालूम नहीं वो शायद छत्तीसगढ़ का कुछ उनको कुछ लगा होगा, उनकी अपनी कुछ टर्म्स कंडीशन होंगी, तो ये चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई। कल मैं थोड़ा सा निराश ज़रूर हुआ कि मेरे छत्तीसगढ़ के स्टेट की चर्चा थी, मेरी पीएचडी का टॉपिक छत्तीसगढ़ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिलता जुलता था, जिस पे आज छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो मॉडल राज्य है। उस हमारे यहाँ की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को पूरे देश ने स्वीकारा है, उसी पे मेरी थोड़ी पीएचडी भी थी, तो उस चीज़ को भी उन्होंने नहीं दिखाया। वो मुझको थोड़ा सा निराशाजनक रहा, नहीं तो मेरा एपिसोड और बहुत बढ़िया होता। 50 लाख तक का आपने सफ़र किया, कितना मायने रखता है 50 लाख? नहीं, मेरे जीवन में देखिए पैसे हर एक के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन केबीसी के दृष्टिकोण से मेरे लिए 50 लाख मायने नहीं रखता। मैं 14 क्वेश्चन तक का जवाब दे सका, मेरे लिए ये मायने रखता है। अगर 14 क्वेश्चन में वो 5 लाख भी रुपए होते तो भी मेरे लिए महत्व पैसों का नहीं था, 14 क्वेश्चन का था। मेरे लिए यही काउंट करता था। मेरी ये परीक्षा की घड़ी थी, 21 सालों में मैंने ईमानदारी से 100% देते हुए जो मेहनत की है, मैं कितने प्रश्नों का जवाब दे पाता हूँ। डीसी अग्रवाल जी, आप प्रोफेसर भी हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है जो अभी इसकी तैयारी कर रही है, जो चाहती है कि आईपीएस या फिर केबीसी की भी तैयारी करते हैं काफ़ी समय तक, तो किस तरह के टिप्स देंगे? नहीं, बहुत बच्चों को बहुत आजकल के बच्चे बड़े सफलता के लिए बड़ा शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, लेकिन मैं अपनी सफलता के बाद दावे के साथ में कह सकता हूँ कि कोई भी युवा हो, अगर उसको अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है और उसके लिए वो पूरा अपना 100% लगा दे, अपनी पूरी लगन लगा दे, अपनी पूरी जान लगा दे, तो दुनिया की कोई ताकत उसको, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा, या और भी कोई उसके जीवन का कोई उद्देश्य है, अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, या कोई और किसी फील्ड में जाना चाहता है, कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। तो ये थे डीसी अग्रवाल जी जिन्होंने केबीसी को ना सिर्फ खेला बल्कि उसे जिया है। 21 साल की तपस्या इनकी रंग लाई और यह केबीसी तक पहुँचे, और इनका सपना जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलने का था वह पूरा हुआ। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर।